हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए, खुश हो गए, इंजॉय कर रहे होगे। हमने वीडियो नंबर 1 बनाई थी मैट्रिसेस की, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पढ़ानी है आज, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 खोलो भाई बुक में, एनसीईआरटी में, पेज नंबर 64। जिसके पास नहीं है मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो भाई, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट है? 24। तो उसमें कितने ऑर्डर्स बनेंगे? कितने ऑर्डर्स बनेंगे? ठीक है। आगे उसने बोला व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। जब 13 एलिमेंट होंगे तो कितने ऑर्डर बनेंगे? भाई पहले 24 के तो निकाल लें, 24 के निकाल लें, फिर आगे 13 के निकाल लेंगे। देखो अब 24 एलिमेंट है तो ऑर्डर कितने बनेंगे? ध्यान से देखना। यहां लिखूंगा इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो यहां लिखूंगा पॉसिबल ऑर्डर्स आर। ऑर्डर्स कितने बनेंगे? एक रो 24 कॉलम, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 रो 12 कॉलम, 3 इंटू 8, 3 रो 8 कॉलम, 4 इंटू 6, 4 रो 6 कॉलम। ठीक है। अब 5 की टेबल में जाता नहीं, फिर उसके बाद 6 की टेबल में जाता है, 6 इंटू 4। ठीक है। फिर उसके बाद उल्टा कर दो इसका, 8 इंटू 3, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम। सिंपल। अब देखो इसके बाद ना ऑर्डर्ड पेयर्स भी लिख देना, ये भी हमें लिखना पड़ता है। अब इसका पेयर बना दो। कैसे? 1,24 बन गया एक पेयर, 2,12 बन गया दूसरा पेयर, 3,8 बन गया तीसरा पेयर, 4,6, देन 6,4, 8,3, 12,2 एंड 24,1। मतलब जो हमने ऑर्डर्स लिखे हैं उसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा तो ऑर्डर पेयर्स बन गए हमारे। सिंपल। अब उसने बोला व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट होंगे तो क्या होगा? देखो लिख देना इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, तो मैं सीधा लिख रहा हूं ऑर्डर्स आर। 13 के मल्टीपल क्या होते हैं? 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1, एक रो 13 कॉलम, 13 रो 1 कॉलम, बस। अब इसके भी ऑर्डर पेयर लिख देना ऐसे ही, ऑर्डर्ड पेयर्स आर 1,13 एंड 13,1। ओके जी। देखो अगर 24 एलिमेंट होंगे तो सारे मल्टीपल लिख दो। एक होता है 24 बन जाओ 24 या 1 इंटू 24। तो मैंने लिखा एक रो 24 कॉलम, 1 क्रॉस 24, क्योंकि पहले आती है रो बताया था, फिर आता है कॉलम। 2 रो 12 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 3 क्रॉस 8, 4 रो 6 कॉलम। ऐसे करके लिख दिया आपने। ऑर्डर पेयर क्या है? इसको ब्रैकेट में लिख दिया 1,24, 2,12, 3,8 ऐसे करके। अब जब 13 एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर क्या होंगे? 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1।
तो ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे 1,13 एंड 13,1। सिंपल, देख लो एक बारी। ठीक है जी, इरेज कर रहा हूं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं। जिसके पास बुक नहीं है वो यहां देखो, जिसके पास बुक है वो बुक में देखो। देखो भाई, अब हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 2 रो 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स। ए होता है मैट्रिक्स कैपिटल ए, इज इक्वल टू छोटा ए होता है, स्मॉल ए होता है एलिमेंट। ए आई जे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आई मतलब होता है रो, जे मतलब होता है कॉलम। वैसे ही एम होता है रो, एन होता है कॉलम। आई होता है रो, जे होता है कॉलम, वैसे ही एम होता है रो, एन होता है कॉलम। देखो अब हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, कैसे बनाऊंगा? देख लो, 2 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम। ठीक है जी, 2x2 मैट्रिक्स लिख दी। अब मुझे ये सारे एलिमेंट निकाल के यहां पर डालने, सिंपल। ये सारे एलिमेंट निकाल के मैं डाल दूंगा। अब क्या होता है, मैं पहले A11 निकाल रहा हूं। A11 पहली चीज होती है रो, अगली चीज होती है कॉलम। ये रो है, ये कॉलम है। इसका मतलब I मतलब रो, J मतलब कॉलम। I की जगह भी 1 डाल दो, J की जगह भी 1 डाल दो, क्योंकि पहली चीज होती है रो, सेकंड थिंग इज कॉलम। I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, तो 1 + 1, I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, क्या आया 2 का होल स्क्वायर 4/2 2। ठीक है जी, A12 दैट मीन्स I की जगह 1, J की जगह 2। A21 I की जगह 2, J की जगह 1, क्योंकि रो 2 है, कॉलम 1 है। (9/2) A22 I की जगह भी 2, J की जगह भी 2। तो बस अब ये मैट्रिक्स बना दो। A11 क्या था 2, A12 क्या था 9/2, A21 क्या था 9/2, A22 क्या था 8। आंसर देखो, A11 में I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4/2 2। यहाँ I की जगह 1, J की जगह 2, 1 2 निकल गया। फिर 2 1 I की जगह 2, J की जगह 1, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9/2। फिर I की जगह 2, J की जगह 2। सिंपल, जो वैल्यू आई मैंने A वाली मैट्रिक्स में डाल दी, तो बन गई 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर?
क्लियर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग अब होमवर्क कर लेंगे। सेकंड और थर्ड इजीली हो जाएगा, कोई डाउट हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, यहां पे मुझे 3x4 मैट्रिक्स बनानी है। यहां पे कितनी बनानी है, 3 रो 4 कॉलम। देखो ये है, ठीक है। अब मॉड का पता है तुम्हें, मॉड में क्या होता है, अगर -1 है मॉड के अंदर तो वो +1 हो जाएगा। मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर है वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 11th क्लास में, 10th क्लास में। नहीं पढ़ा तो देख लो, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है ना वो तो पॉजिटिव ही निकलेगा, बट जो नेगेटिव है वो बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस मेन चीज ध्यान रखो, नेगेटिव बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां लिखो लेट 3x4 मैट्रिक्स भी, पहले दिखा दो, 3 रो 4 कॉलम, A11 A12 A13 A1। देख लो कॉलम 4 बन रही है, 1 2 3 4, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रो होती है, वर्टिकल कॉलम होती है। A21 A22 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 3x4 मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, ठीक है। अब A11 निकालना है, मतलब I की जगह भी 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बताया था लास्ट अभी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I की जगह भी 1, J की जगह भी 1। -3 I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो -3 × 1 -3 +1, मॉड के अंदर हुआ -2, बाहर आके क्या हो गया, +2। ठीक है जी, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। A12 देखो, I की जगह 1, J की जगह 2, तो -3 × 1 -3 +2 कितना आया, -1, बाहर आके 1। A13 I की जगह 1, J की जगह 3, I की जगह 1 रखो, -3, J की जगह 3 रखो, -3 + 3 0, तो 0 तो 0 ही रहेगा, तो 0/2 0। वैसे ही अब आप निकाल के वैल्यू इसमें डाल देना, सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, वैल्यू सारी निकाल के यहां पे पुटअप कर लेना, खत्म। देखो भाई, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्वेश्चन करना है इसका, तो मैंने कहा साथ साथ बता दूंगा। फिर इक्वालिटी के लिए क्या होता है भाई, यहां लिखूंगा फॉर इक्वालिटी, मतलब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, फॉर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पहली चीज होनी चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं बताता हूं। देखो, दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए, इक्वल रखने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम है, बट क्या ये इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। जैसे A11 यहां A11 के इक्वल नहीं है, A12 यहां इक्वल नहीं है A12 के, A21 यहां इक्वल नहीं है A21 के, A22 यहां इक्वल नहीं है A22 के। कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, जैसे 1 और 5 इक्वल नहीं है, 2 और 6 इक्वल नहीं है, 3 और 7 नहीं है, 4 और 8 नहीं है। देखो ऑर्डर तो सेम है, दोनों ही चीजें मस्ट होती हैं, ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। अब जैसे सेकंड एग्जांपल लेता हूं भाई, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये इक्वल है। देखो दो रो है, 3 कॉलम है, तो क्या है? इक्वल है। इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, मतलब A11 A11 A12 A12 ऐसे करके। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उसने बोला है फाइंड x y and z, तो उस केस में क्या करेंगे? देखो 1 2 x y, उसने लिखा 1 2 3 -1, दोनों का देखो ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, 2x2 2x2। अगर उसने बोला x y z, x y है सॉरी, अगर उसने बोला है एक्स वाई निकालना है मुझे, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल है। अगर एक्स वाई निकालना है तो दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका मतलब x3 हो गया और y क्या हो गया? y हो गया -1। x3 y क्या हो गया? -1। सिंपल। सिंस लिखोगे आप, सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, क्योंकि इक्वल है तभी तो उसने बोला एक्स वाई निकालो। सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ओके, क्लियर होगा भाई? सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो भाई, फर्स्ट हो जाएगा इजीली। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें बोला फाइंड एक्स वाई जेड। मुझे क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? सोचो सोचो भाई, कैसे करोगे? सोचो, देखो मैं बताता हूं। 2 × 2 2 × 2 ऑर्डर सेम है, उसने बोला ही है कि एक्स वाई जेड निकालना है, दैट मींस मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो यहां पे लिखोगे एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements
मस्ट बी इक्वल। एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल का मतलब है एस मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट इक्वल रख देना। देखो x प्लस वाई 6 हो गया, फिर हो गया 2 और 2 इक्वल है, देख लो 5 प्लस जेड 5 हो गया, 5 प्लस जेड 5, जेड आ गया 5 माइनस 5 0, उसके बाद एक्स वाई 8, ठीक है जी। x प्लस वाई 6, x प्लस वाई 6 हो गया, 5 प्लस जेड 5 तो जेड 0, एक्स वाई 8। अब हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था 10th में, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, जिसको प्रॉब्लम है वो देख लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन पुट कर दो। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन से रख लो। यहां से रख ली y 6 माइनस एक्स, यहां पे पुट कर दी, ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहां लिख रहा हूं देखो 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 0 हो गया, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस कॉमन लेते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस उधर जाके जीरो के पास जीरो हो गया, क्योंकि ये माइनस है मतलब ये -1 है, तो 0 बाय -1 क्या होगा, 0। तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0। तो मेरा टर्म स्प्लिटिंग आती है, नहीं आती तो देखो 8 बन जाए 8 के फैक्टर बनाने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, बीच में प्लस या माइनस करके 6 बने। 8 के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, बीच में प्लस या माइनस करके 6 बने। तो देखो 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 4 6, 6 की जगह लिख दिया 2 प्लस 4। बस अब वैल्यू निकालोगे आप, ये हो जाएगा -2x माइनस प्लस -4x प्लस 8। तो x की वैल्यू निकाल लोगे अब 2 और 4, x की वैल्यू क्या निकलेगी 2 और 4। अब देखो यहां लिख रहा हूं, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 2 0, तो x माइनस 4 x माइनस 2 0, तो x माइनस 4 0, x हो गया 4, x माइनस 2 0, x हो गया 2। ओके ठीक है जी। अगर x 4 होगा, y था 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 4 2, और यहां होगा 6 माइनस 2 y 4, सिंपल। देखो जी, एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। x प्लस वाई 6, y आ गया 6 माइनस एक्स, 5 प्लस जेड 5, जेड आ गया 0, एक्स वाई 8। यहां मैंने लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट अप करना। y हो गया 6 माइनस एक्स, यहां रख दिया, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर 8, तो हो जाएगा -8, तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो गए, प्लस का था -6x प्लस 8, ठीक है। तो ये माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा, 0 के पास 0, क्योंकि माइनस है तो हम लेके चलेंगे -1 है, तो 0 के पास जाके 0। अब मेरा टर्म स्प्लिटिंग है, 8 बन जाए 8 के फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 8 आए, प्लस या माइनस करके क्या आए 6। 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 4 6, तो माइनस पहले कर दिया 6 की जगह 2 प्लस 4, -2x माइनस प्लस -4x प्लस 8, तो x माइनस 2 -4 x माइनस 2। तो अब देखो x माइनस 2 को पूरी से बाहर निकाल लिया, x माइनस 4 0 के इक्वल रखा, 4 और 2 आ गई। जब x 4 है y आएगा 6 माइनस 4 2, और जब x 2 है y आएगा 6 माइनस 2 4। सिंपल। इवन अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करना, क्लियर कर रहा हूं। देखो जी 7 क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, दोनों मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है हमारे को,
तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकाल दोगे। 8th क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब रो और कॉलम इक्वल होता है। आपको मैं बताया था वीडियो नंबर 1 में। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब रो और कॉलम इक्वल होता है। ठीक है, हम बोलते हैं आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, वैसे ही एम का मतलब रो, एन का मतलब कॉलम। ओके, जब एम और एन क्या होता है? इक्वल होता है। तो जब रो और कॉलम इक्वल होगी, तो क्वेश्चन 8 का सी पार्ट आंसर है व्हेन एम इज इक्वल टू एन। जब रो और कॉलम क्या होगी? इक्वल होगी। जब रो और कॉलम क्या होगी? इक्वल होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 9th आप कर लोगे। 10th क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है आने के। देखो भाई, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी जब हर एंट्री या तो 0 है या 1 है? हर एंट्री या तो 0 है या 1 है। थ्री इंटू 3 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी जब हर एंट्री या तो 0 है या 1 है? ध्यान से देखना। Let a 3 into 3 matrix be A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बन गए 3 into 3 मैट्रिक्स। अब कितनी मैट्रिक्स बनेगी जब हर एंट्री या तो 0 है या 1 है? ठीक है, हर एंट्री या तो 0 है या 1 है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एंट्री को या तो मुझे 0 से फिल करना है या 1 से फिल करना है। हर एंट्री में या तो 0 डालना है या 1 डालना है। अब देखो, यहां पे या तो 0 डालूंगा या 1 डालूंगा। ये एंट्री कितने वेस में फिल हुई? 2 वेस में। 11 में हमने पढ़ा था वेस, पीएनसी के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब देखो, वेस मतलब होते हैं तरीके, वेस मतलब क्या होते हैं? मेथड्स, तरीके। हर एंट्री 2 वेस में फिल होएगी, या तो 0 या 1 आएगा, तो 2 में से एक ही आएगा, 2 में से एक ही। ठीक है, 2 वेस में फिल होने का मतलब हम कहते हैं 2p1। हमें 2 में से एक को अरेंज करना है, हमें 2 में से एक को अरेंज करना है। हम लिखते नहीं थे 2p1। परम्यूटेशन का मतलब होता था अरेंजमेंट। देखो इधर, परम्यूटेशंस का मतलब होता था अरेंजमेंट, जिसका फॉर्मूला होता था NPR। तो हम क्या लिखते थे? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है, जैसे 5 फैक्टोरियल, हम क्या लिखते थे? 5 4 3 2 1। रिवर्स काउंटिंग 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, हमें इतना डीपली नहीं जाना, वो तो मैं बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं मैं आपको। ठीक है, NPR, इसका मतलब है N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, क्योंकि बीच में P लिखा है। N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को अरेंज मुझे करना है। ठीक है, अब देखो, हर एंट्री कितने में फिल होएगी? 2p1 की जगह मैंने 2 ही लिख दिया, क्योंकि बात एक ही है। देखो दिखाता हूं, 2 में से एक लगेगा ना नंबर। 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 1 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 आ गया आंसर, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या हुआ? 2 इंटू 1। ठीक है, 2p1 मतलब 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1
आंसर क्या आया 2। ठीक है, देखो हर एंट्री कितने में फिल होएगी 2 वे में, ये भी 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 2 वे, मतलब नो के नो एंट्री 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे चलेगा। यहां लिखूंगा एवरी एंट्री कैन फिल इन 2 वेज 0 और 1, दो में से एक लगेगा। जैसे हम लिख रहे थे ना 2p1, तो 2p1 आएगा तो 2 ही, मैंने 2 ही लिख दिया। एवरी एंट्री कैन फिल इन 2 वेज 0 और 1। ठीक है, तो यहां लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने वेज मतलब तरीके, कितने तरीके बनेंगे, या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। जब बार बार एलिमेंट, देखो जब बार बार एलिमेंट में वो रखूंगा, यहाँ पे 2 वेज में रखूंगा, या तो 0 या 1। सपोज करो मैंने 0 रखा, एक मैट्रिक्स यहां बनी। सपोज करो मैंने 1 रखा, एक मैट्रिक्स यहां बनी। समझ आई बात? दोबारा सुनो। सपोज करो मैंने यहाँ 0 रखा, मैंने यहाँ 0 रखा, मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, एक मैट्रिक्स ये बनी। यहाँ 1 रखा, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 0 रखा, ऐसे करके मैट्रिक्स बनती जाएंगी। तो एवरी एंट्री कैन फिल इन 2 वेज, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा टोटल वेज, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार चलेगा? नो प्लेसेस है, नो प्लेसेस है ना, तो हम लिख देंगे सीधा 2 की पावर 9 दैट विल बी इक्वल टू 512, 512। ठीक है जी, क्लियर? दोबारा देख लो, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स मैंने बना दी। हर एंट्री को मुझे 2 वेज में फिल करना है, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब होता था अरेंजमेंट। मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट करना है 2p1, वो दिख ही रहा है, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो 2p1 एंड pr, मैं लिखूं 2p1, इसको सॉल्व करूं तो 2 फैक्टोरियल n माइनस r, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 आएगा। ठीक है, तो मैंने सीधा ही 2 लिख दिया यहाँ पे। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मैंने लिखा भी है। हर एंट्री 2 वे से फिल होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बार लिखता। मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ वेज किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, जितनी मैट्रिक्स बनेंगी, तो 2 की पावर 9 दैट विल बी इक्वल टू 512। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ सकता है, बहुत बार आया भी है एग्जाम में। ठीक है जी, समझ गए? मैंने आज पूरी एक्सरसाइज 3.1 खत्म करानी थी आपको, तो मैंने खत्म करा दी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।